हेलो फ्रेंड्स। आज हम बात करेंगे सेंट्रल लाइन की कि ये क्या होती है और इसको हमें पढ़ना इतना इम्पोर्टेंट क्यों है। जैसे कि मैं बात कर रहा हूँ, शुरुआत से मैं बात करता हूँ आपसे कि फर्स्ट सेकंड थर्ड ईयर और फोर्थ ईयर जो हमारी होती है, जिसमें हम यूनिवर्सिटी एग्ज़ाम्स देते हैं बीएससी नर्सिंग में, उसमें ये इम्पोर्टेंट टॉपिक हमें नहीं पढ़ा जाता। क्यों? क्योंकि ये क्लिनिकल बेसिस है। जैसे कि आपकी कहीं पे ड्यूटी लगेगी तो वहाँ पे आपको सीखने को मिलेगा ही, पर ये आपको मतलब लिटरली ऐसे पढ़ाया नहीं जाएगा कि हाँ अभी आपको नोट्स लिखवाए जा रहे हैं इसके। नहीं, क्यों? क्योंकि ये थियरी वाइज इंपॉर्टेंट नहीं है, ये आपके प्रैक्टिकल वाइज इंपॉर्टेंट है। और इसकी इम्पोर्टेंस ये है कि हमारे जो नॉर्थ सेट एग्ज़ाम है, नॉर्थ सेट ने आप सबने सुना होगा नॉर्थ सेट का नाम, स्टाफ नर्स के जो भी हमारे जॉब्स के लिए एग्ज़ाम होते हैं उसके अंदर इम्पोर्टेंट होता है ये। उसके अंदर क्या होता है कि सिनेरियो बना के हमारे जैसे कोई पेशेंट है, उसके ये हो गया तो उसके मतलब कोई भी बीमारी हो गई तो उसके अंदर कि हम उसको फ्लूइड्स कैसे देंगे, और अगर मल्टीपल के अंदाज लगाने तो हम एक लाइन से काम चल रहे थे। इसलिए अब हम देखते हैं कि सेंट्रल लाइन होती क्या है। अब मैं आपको जिससे पहले मैं बताऊं उससे पहले मैं आपको एक डायग्राम दिखाता हूँ। ये होती है हमारी सेंट्रल लाइन, जैसा कि आप देख पा रहे हैं ये वाली। ठीक है। इसके अंदर क्या होता है कि ये देखो, 7 फ्रेंच लिखा हुआ है इसके ऊपर। 7 फ्रेंच, 7 फ्रेंच का मतलब होता है कि इसकी साइज़ है कि मतलब हर मतलब पीडियाट्रिक्स में अलग यूज़ की जाएगी, हमारे बच्चों में अलग यूज़ की जाएगी और एडल्ट में अलग यूज़ की जाएगी, और मतलब सबकी साइजेज अलग अलग होती हैं। पर इसकी आगे हम बात करेंगे, इसके मतलब पूरी स्ट्रक्चर की हम आगे बात करेंगे। इससे पहले हम इसका इंट्रोडक्शन पढ़ लेते हैं कि इसका इंट्रोडक्शन होता क्या है। सेंट्रल लाइन क्या होती है? एक प्लास्टिक कैनुला होता है या फिर कैथेटर, कैथेटर कह लो, प्लास्टिक कैनुला कह लो, कुछ भी कह लो, इंसर्टेड थ्रू अ लार्ज सेंट्रल वेन। अब लार्ज सेंट्रल वेन का मतलब होता है कि जो बहुत बड़ी वेन हो। अब बहुत बड़ी वेन से मेरे दिमाग में तो एक ही चीज़ आती है, जैसे हम एनाटॉमी फिजियोलॉजी पढ़ते हैं उसके अंदर हम देखते हैं कि भाई नीचे से एक वेन आ रही है हमारी बॉडी के, एक ऊपर से आ रही है, हार्ट के पास आ रही है। कौन सी? ऊपर से आ रही है एसवीसी, नीचे से आ रही है आईवीसी। जो हमारे लोअर बॉडी से ब्लड लेके आती है वो तो होती है आईवीसी। ठीक है। ये होती है एसवीसी। तो ये लार्ज वेन्स होती हैं, आगे हम बात करेंगे और कौन सी होती है। तो मेनली द कैथेटर टिप्ड पोजिशन इज सुपीरियर वेना केवा। सुपीरियर वेना केवा के अंदर हम इसको पोजिशन करते हैं नियर द राइट एट्रियम, राइट एट्रियम के पास में। प्रोवाइड्स रिलायबल वीनस एक्सेस फॉर लॉन्गर ड्यूरेशन। अब इसका मतलब क्या हुआ रिलायबल वीनस एक्सेस? जैसे कि मैं एक ये जैसे एस है हमारी, है ना, तो इसके अंदर मैं कोई कैथेटर डाल रहा हूँ, किसी भी वेन से डाल रहा हूँ, कैथेटर डाल रहा हूँ, तो अब इसके अंदर इतने सारे 2-3 पोर्ट्स होते हैं इसके अंदर। सेंट्रल लाइन के अंदर 2-3 पोर्ट्स होते हैं, तो उसके अंदर हम कुछ भी मतलब जैसे सेंट्रल लाइन हम किस लिए कर रहे हैं? प्रेशर मापने के लिए, है ना। सेंट्रल लाइन को मतलब जो वेन्स का प्रेशर है, लार्ज वेन्स का प्रेशर है, या फिर राइट एट्रियम की बात करूँ मैं, राइट एट्रियम में हार्ट ऐसा बनाता हूँ, देखो ये राइट एट्रियम हो गया। तो हमारा जो राइट एट्रियम है इसका प्रेशर कितना है, इसको नापने के लिए भी हम सेंट्रल लाइन का यूज़ करते हैं, मतलब मेनली तो इसके लिए यूज़ करते हैं। और अगर हमें कोई ड्रग्स प्रोवाइड करनी है तो उसके लिए भी हम इसके अंदर मतलब प्रोवाइड कर सकते हैं। इसमें पोर्ट्स होते हैं बहुत सारे, इसलिए ना। यूज फॉर एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ इरिटेंट ड्रग्स, स्पेशल फ्लूइड्स और हीमोडाइनमिक मॉनिटरिंग। हीमोडाइनमिक मॉनिटरिंग करने के लिए स्पेशल फ्लूइड्स, इरिटेंट ड्रग्स। अब इरिटेंट ड्रग्स जैसे मेरा ये हैंड है, ठीक है, ये हैंड है, अब यहाँ से मैंने एक वेन ले ली। अब इस वेन में अगर मैं इरिटेंट ड्रग्स डालूंगा तो ये वेन तो पहले से पतली है, और अगर ये इसको इरिटेट करेगी तो हमें दर्द भी होगा, जाहिर सी बात है दर्द होगा। अगर मैं इसी चीज़ को मैं लार्ज वेन में करूँ, लार्ज वेन में ये इतना फ्लो ज़्यादा होता है लार्ज वेन में, तो चुपचाप वो निकल जाएगी, है ना, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी इसके अंदर। अब आगे हम देखते हैं इसके इंडिकेशंस क्या क्या होते हैं कि हम क्यों यूज़ कर रहे हैं सेंट्रल लाइन को, तो उसके हम बात कर लेते हैं। अब इंडिकेशंस क्या होती है? एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ टोटल पेरेंटल न्यूट्रिशन। टोटल पेरेंटल न्यूट्रिशन होता है, अगर आपने नहीं देखा होगा तो मैं बता दूं आपको, एक ये मतलब बैग कह सकते हैं हम। जैसे आईवी बोतल आती है, हमारी आईवी बोतल आती है, जैसे ये एनएस की आईवी बोतल है ना, वैसे ही एक बैग होता है जिसके अंदर अलग अलग कंपार्टमेंट्स होते हैं, जिसको मतलब जिसमें न्यूट्रिशन की या फ्लूइड्स की कमी होती है ना, उसको साथ में हम दोनों चीज़ देते हैं। जैसे इसमें एक सेक्शंस होते हैं अलग अलग, कार्बोहाइड्रेट का अलग सेक्शन होता है, प्रोटीन का अलग सेक्शन होता है, इंसुलिन भी होता है इसके अंदर, इंसुलिन का अलग सेक्शन होता है, फैट्स का अलग सेक्शन होता है, और वाटर का अलग सेक्शन होता है। ऐसे बहुत सारे सेक्शन होते हैं। फिर हम क्या करते हैं, इन सबको मिक्स करते हैं। मिक्स करने के बाद में पेशेंट को 24 आवर्स के लिए प्रोवाइड करते हैं, ताकि उसकी जो न्यूट्रिशनल डेफिशिएंसी जो अगर वो मुंह से नहीं खा पा रहा है तो हम टोटल पेरेंटल न्यूट्रिशन देते हैं।
इन्फ्यूज़न ऑफ हाइपरटोनिक और वेसिकेंट सॉल्यूशंस। ये इन्फ्यूज़न है हमारा हाइपरटोनिक सॉल्यूशन, जो भी हमारे सॉल्यूशन होते हैं उनका इन्फ्यूज़न करने के काम में भी आती है। कीमोथेरेपी ड्रग्स आप जानते हो, कीमोथेरेपी ड्रग्स हमेशा लार्ज वेन से ही दी जाती हैं। कभी भी आपने देखा होगा किसकी भी कीमोथेरेपी, आप यूट्यूब पे जाके सर्च करेंगे कीमोथेरेपीज़ मतलब कैसे एडमिनिस्टर करते हैं, तो उसके अंदर आप देखोगे लार्ज वेन से यूज़ की जाती है। एडमिनिस्ट्रेशन आइनोट्रोप्स हमारी जो कार्डियक ड्रग्स होती हैं, और वैसो एक्टिव ड्रग्स जो हमारी ब्लड वेसल्स में जाके एक्टिव होती हैं। मतलब वैसो एक्टिव मतलब क्या होता है, जैसे मैं बात कर रहा हूँ कि वैसो एक्टिव का वर्ड अब वर्ड को तोड़ोगे ना आप, वैसो एक्टिव, तो वैसो का मतलब होता है वेसल्स, और एक्टिव का मतलब जो हम वेसल्स में जाके एक्टिव होंगी, तो हम डायरेक्ट वेसल्स में डालेंगे। इसलिए आगे हम बात कर रहे हैं रैपिड इन्फ्यूज़न ऑफ लार्ज वॉल्यूम्स ऑफ इंट्रावीनस फ्लूइड्स। लार्ज वॉल्यूम, अब जैसे मैं हैंड की बात कर रहा हूँ आपके, जैसे ये हैंड में कोई वेन में आप ब्लड क्या मतलब फ्लूइड इन्फ्यूज़ कर रहे हो, तो अब इतनी सी वेन में आप कितना फ्लूइड इन्फ्यूज़ कर सकते हो। वहीं मैं बात कर रहा हूँ आपकी नेक की, ये आपका फेस मान लीजिए ना, यहाँ नेक में एक लार्ज वेन जा रही है, और अगर मैं इसमें फ्यूज़ कर रहा हूँ तो इसका डायमीटर देखो और इसका डायमीटर देखो। तो लार्ज फ्लूइड्स हम इन्फ्यूज़ करने के लिए भी सेंट्रल लाइन का यूज़ करते हैं। फ्रीक्वेंट वीनस ब्लड सैम्पलिंग का फ्रीक्वेंट वीनस ब्लड सैम्पलिंग करने भी काम में आता है ये। आगे चलते हैं लॉन्ग टर्म इंट्रावीनस मेडिकेशन थेरेपी। मैंने आपको बताया कि लॉन्ग टर्म जो भी ड्रग्स हैं हमारी, जैसे कोई ये कीमोथेरेपी हमारी लॉन्ग टर्म चलती है। कीमोथेरेपी मतलब ऐसे तो है नहीं कि आज करवा लिया आपने और क्या नाम है हो गया बस, लॉन्ग टर्म होती है ना, तो इसके लिए पोर्ट हो जाता है एक तरह से ये। तो लॉन्ग टर्म इंट्रावीनस मेडिकेशन थेरेपी व्हेन पेरिफेरल एक्सेस इज डिफ़िकल्ट और इम्पॉसिबल। अब मैं बात कर रहा हूँ कि जैसे पेरिफेरल एक्सेस है, पेरिफेरल एक्सेस में आपको बार बार मैं हैंड का ही बता रहा हूँ क्योंकि हैंड का कॉमन होता है इसलिए ना। पेरिफेरल एक्सेस जैसे यहाँ पे किसी को वेन नहीं मिल रही या फिर एक्सेस ही नहीं हो रहा है, समझ के एक्सेस ही नहीं हो रहा है, वेन शो नहीं हो रही, कुछ भी प्रॉब्लम हो, अब एक्सेस नहीं हो रहा तो हमको तो फ्लूइड्स तो चलाने पड़ेंगे पेशेंट को। तो हम एक कह सकते हैं कि हम एक दूसरा ऑप्शन लेके चलते हैं जो होता है सेंट्रल लाइन। मेजरमेंट एंड मॉनिटरिंग ऑफ सीवीपी। अब इसका मेन फंक्शन आप देखोगे सीवीपी का, मतलब जो सेंट्रल लाइन होती है उसका मेन फंक्शन तो होता है सेंट्रल वीनस प्रेशर को मेंटेन क्या मतलब मेज़र करना है ना। तो मेज़र करते हैं सेंट्रल वीनस प्रेशर भी मैं आपको बताऊंगा आगे क्या होता है सेंट्रल वीनस प्रेशर और इसकी क्या नॉर्मल वैल्यूज़ होती हैं, अगर ये बढ़ जाए तो क्या होता है, कम हो जाए तो क्या होता है, इसका मैं आगे सब आपको बताऊंगा। इंडिकेशन आपको समझ में आगे होंगे, आगे देखते हैं। सेंट्रल वीनस प्रेशर, अब मैंने जस्ट आपको लास्ट स्लाइड में बात की थी, सेंट्रल वीनस प्रेशर होता है जो भी प्रेशर इन द राइट एट्रियम। सेंट्रल वीनस प्रेशर क्या होता है जो रिप्रेजेंट करता है प्रेशर इन द राइट एट्रियम। मैं वापस हार्ट का डायग्राम बना रहा हूँ, जो मेरे रफली डायग्राम है उस पर मत जाना प्लीज़, आप कॉन्सेप्ट को समझिए, कॉन्सेप्ट क्या कहना चाह रहा है ना। ये हमारी SVC हो गई, ये एक नीचे से आती है हमारी IVC। इन दोनों का काम क्या होता है, हार्ट के पास ब्लड लेके जाना जो कि डीऑक्सीनेटेड ब्लड है। बाहर अलग से बनाता हूँ मैं। अब ये यहाँ पे ये ब्लड आ गया ना, अब मैं यहाँ पे इस कैथेटर की टिप रखूँगा। इसमें 3 टिप होती हैं वैसे तो आप देखोगे है ना, टिप नहीं होती, टिप भी कह सकते हैं, जैसे कि हाँ 3 टिप मान लो, चलो है ना टिप मान लो। तो इस कैथेटर की टिप होती है ना, तो एक टिप तो ऐसी होती है जिसका काम होता है हमारे IVC की SVC की मेज़रमेंट करना। SVC में जो प्रेशर घूम रहा है उसका मेज़रमेंट करना। अब प्रेशर मतलब क्या होता है कि इसका प्रेशर कितना होता है, 2 से 8 mm ऑफ Hg। ठीक है, 2 से 8 mm ऑफ Hg। किसी किसी बुक्स में आपको देखने को मिलेगा 3 से 8, किसी किसी बुक में मिलेगा 2 से 6, लेकिन मैं मानता हूँ कि कोई भी एक रख लो आप तो एवरेज। अगर देखो MCQ में पूछेगा ना आपसे तो इनके आसपास नहीं पूछेगा वो, इनके आसपास तो राइट आंसर पूछेगा। अगर आपको देगा वो 14, 15 और आपको दे रहा है 20, 25, आपको दे रहा है 1, 2, 3, तो ये तो रॉन्ग हो गए ना। तो आपको मतलब ऐसे कोई ज़रूरी नहीं है कि 2 से 8 याद करो, 3 से 8 भी कर सकते हो, 2 से 6 भी कर सकते हो, एक रेंज मान के चले ना अपन, तो 2 से 8 मान लो, ख़त्म कहानी। ठीक है, अब इसके मतलब इसको मेज़र क्यों करना है वो मैं आपको आगे वाली स्लाइड में बताऊंगा कि मेज़र क्यों करना होता है इसको। इतने हम इसके बारे में देखते हैं। इट रिफ्लेक्ट्स वीनस रिटर्न टू हार्ट। रिफ्लेक्ट करता है कि जैसे मैंने ये बताया था आपको कि ये राइट एट्रियम है,
तो राइट एट्रियम में आ रही है, तो कितना वीनस रिटर्न आ रहा है, क्या प्रॉपर रिटर्न आ रहा है हमारे राइट एट्रियम में? अगर आ रहा है तो ये क्या बता देगा कि प्रेशर बता देगा कि हाँ भाई प्रॉपर आ रहा है। हेल्प एक्सेस इंट्रावेस्कुलर वॉल्यूम स्टेटस, एसेस करने के काम में आता है कि इंट्रावेस्कुलर वॉल्यूम स्टेटस, वही जस्ट मैंने जो बताया वीनस रिटर्न, उसका मतलब भी यही हुआ कि मतलब जो हमारे जो वेन्स है उसके अंदर कितना वॉल्यूम है वो उसका स्टेटस बताता है। प्रोवाइड्स इंफॉर्मेशन अबाउट द राइट हार्ट फंक्शन। अब ये राइट साइड होती है, आपको पता है ये राइट एट्रियम है, ये राइट वेंट्रिकल है, तो राइट साइड का जो फ्लो है या फिर जो राइट हार्ट का जो फंक्शन है, यहाँ से पल्मोनरी जो वेन निकल रही है, आर्टरी निकल रही है, सॉरी पल्मोनरी आर्टरी निकल रही है, उसका जो फंक्शन है वो सब बताते हैं। आगे देखते हैं हम नॉर्मल वैल्यूज़ ऑफ सीवीपी। जस्ट मैंने आपको बताया था कि 2 से 8, तो आप 3 से 8 भी याद कर सकते हो, कोई वो नहीं है। मैंने आपको जस्ट बताया था कि 2 से 8 आप एक कॉमन याद रखो कि हाँ भाई कई बार कंफ्यूज ना हो बस आप। अगर हम इसकी बात करें कि 2 से 8 mm ऑफ Hg है, अगर मैं इसको जैसे एग्ज़ाम में मतलब कोई पेपर में ऐसे क्वेश्चन आ गया कि इसमें तो H2O में पूछ रहा है कि H2O में कितना होता है, तो इसका H2O का आसपास आप रखोगे कि जैसे अप्रोक्स रखोगे, मतलब H2O 5 to 10 सेंटीमीटर H2O। अब जिसको पता है वो जिनको पता है ना सेंटीमीटर H2O भी प्रेशर नापते हैं, ठीक है। जैसे हम mm ऑफ Hg नापते हैं ना प्रेशर को, मिलीमीटर ऑफ मरकरी, वैसे ही सेंटीमीटर ऑफ H2O में भी हम प्रेशर को नापते हैं। ये आप जब ऑटोक्लेव पढ़ोगे तो उसके अंदर आपको थोड़ा आइडिया हो जाएगा कि ऑटोक्लेव के अंदर भी हम सेंटीमीटर ऑफ H2O में नापते हैं, ठीक है। तो ये मैंने आपको बता ही दिया। लो सीवीपी, अब लो सीवीपी अगर सीवीपी 2 से कम है, 2 से कम है ना, तो 2 से कम होगा तो हाइपोवोलीमिया हो जाएगा। सीवीपी मतलब क्या है कि प्रेशर कितना है एसवीसी में या फिर राइट एट्रियम के अंदर प्रेशर कितना है। तो अब मैं बात कर रहा हूँ कि जैसे ये हार्ट के पास आपके पास आ रहा है वॉल्यूम, तो यहाँ पे जो वॉल्यूम आ रहा है तो लो सीवीपी होगा, तो मतलब कैसे प्रेशर कम है तो वॉल्यूम भी कम होगा, क्या इंडिकेट करेगा? हाइपोवोलीमिया। हाई सीवीपी है, अगर सीवी बढ़ा हुआ है 8 से ज़्यादा मिल रहा है आपको, 8 या चलो 8 भी नहीं तो 8 तो आसपास ही होता है वैसे मानते तो, 10 से ज़्यादा मान लो, 10 से ज़्यादा मानते हैं तो हम क्या होता है फ्लूइड ओवरलोड। अब फ्लूइड ओवरलोड होगा तो एक चांस मिलने का मिलता है हमको कार्डियक फेलियर। कार्डियक फेलियर कैसे मिलेगा वो भी समझाते हैं, एक एक पॉइंट में आपको ढंग से समझाऊंगा तो आप देखते रहना। ये जैसे हम फ्लूइड वॉल्यूम बहुत सारा फ्लूइड हो गया, ठीक है, ये फ्लूइड बहुत सारा हो गया, ये यहाँ पे ट्राइक स्पीड वॉल होता है और ये पल्मोनरी आर्टरी होती है, ट्रंक भी कहते हैं इसको हमारा। तो ये क्या होगा, ये फ्लूइड बहुत सारा है, ये इसके पास जाएगा, ये इधर जाएगा, हार्ट को रिलैक्स करने का टाइम नहीं मिलेगा। जैसे फ्लूइड में आपको बोल रहा हूँ कि 0.5 सेकेंड हार्ट, कार्डियक साइकिल आपने पढ़ी होगी, कार्डियक साइकिल में आपने देखा होगा कि 0.5 सेकेंड तो हार्ट डायस्टोल करता है, डायस्टोल का मतलब रिलैक्स करता है, और 0.3 टाइम के लिए सेकंड के लिए ही कॉन्ट्रैक्ट करता है, ठीक है, कॉन्ट्रैक्ट, सॉरी ये स्पेलिंग से मत जाना, कॉन्ट्रैक्ट करता है। तो मतलब हार्ट का तो टाइम, रेस्ट करने का टाइम कम हो गया ना, हार्ट का टाइम 0.5 सेकेंड था, जिसमें 0.3 सेकेंड मतलब जितनी देर उसने कॉन्ट्रैक्ट किया उससे ज़्यादा तो उसने टाइम ले लिया रेस्ट करने का। अब इसको रेस्ट करने का टाइम ही नहीं मिल रहा, लगातार फ्लूइड आ रहा है जा रहा है, तो इसके अंदर हम देखेंगे कि फ्लूइड आ रहा है इतना जा रहा है तो सॉरी एक सेकेंड, फ्लूइड आ रहा है जा रहा है तो कार्डियक फेलियर हो जाता है, ठीक है ना। कार्डियक फेल क्यों होगा? क्योंकि उसको रेस्ट करने का टाइम नहीं मिला, उसने बहुत मेहनत की बेचारे ने लेकिन फिर भी फेल हो गया, ठीक है। आगे चलते हैं हम, अब हम देखेंगे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स इन सीवीपी मेजरमेंट। सीवीपी शुड मेजर एट द एंड ऑफ एक्सपायरेशन, एंड ऑफ एक्सपायरेशन पे ही सीवीपी मेजर किया जाता है। जैसे हम सांस अंदर ले रहे हैं ना, तो उसके जस्ट बाद में जो छोड़ेंगे सांस हम, उसके दौरान हम इसके सीवीपी की मेजरमेंट करेंगे। मतलब एक तरह से आप इतना याद रख लो, एक्सपीरेशन की तरफ, एक्सेल की तरफ हम करते हैं ना। पेशेंट शुड बी इन सुपाइन पोजीशन, सुपाइन पोजीशन में होना चाहिए, सुपाइन पोजीशन में आपको दिख रहा होगा पेशेंट, है ना। और क्या करेंगे हम, जीरो रेफरेंस लेवल इज़ द मिड एक्सिलरी लाइन, जीरो रेफरेंस, जीरो यहाँ पे मीटर में, मैनोमीटर में जीरो यहाँ पे है, तो हम इसको कहाँ से कंसीडर कर रहे हैं, मिड एक्सिलरी लाइन, जो हमारी एक्सिला के बीच वाली लाइन है उससे हम कर रहे हैं, है ना।
इंश्योर कैथेटर पेटेंसी फॉर एक्यूरेट रीडिंग्स। कैथेटर पेटेंसी तो होती है, वो तो आपको पता ही। अब आपको एक चीज़ इसमें कंफ्यूज कर रही होगी, ये हम क्या फ्लश कर रहे हैं। फ्लश बैग इसको हम कहते हैं। फ्लश बैग जो हमारे मतलब हिपेराइन सेलाइन होती है, हिपेरिन जो हिपेरिन होती है, हिपेरिन की जो सेलाइन होती है, जैसे मतलब सेलाइन का मतलब हिपेरिन की सेलाइन मतलब हिप सेलाइन के अंदर हमने हिपेरिन ऐड किया है। क्यों किया है ऐड? क्यों? क्योंकि यह क्लॉटिंग होने से बचाता है। अब आपने कोई कैथेटर अंदर डाला है तो वो फॉरेन पार्टिकल्स है हमारी बॉडी के लिए, समझ गई। तो हम जैसे कोई टिप है उसकी है ना, तो जहाँ पे वो टिप प्रेजेंट है कैथेटर की, वहाँ पे बॉडी रिएक्ट करेगी कि ये क्या चीज़ है, तो वहाँ पे क्लोटिंग होने के चांस रहते हैं। तो हम वहाँ क्या डालेंगे? हिपेरिन सॉल्यूशन। वहाँ नहीं डालेंगे, मतलब ब्लड के अंदर छोड़ेंगे हिपेरिन सॉल्यूशन, जो कि क्लोटिंग होने से रोकेगा। ठीक है, आगे चलते हैं हम। फ्रेंच साइज़ मेजरमेंट, मैंने आपको पहली साइड में बताया था कि हमने एक पैकेट देखा था, उस पर 7 फ्रेंच साइज़ लिखी हुई थी, 7 FR लिखा हुआ था। अब मैं बताता हूँ आपको एक फ्रेंच में कितनी कितनी रीडिंग्स होती हैं। मतलब 0.3 एक फ्रेंच में वो होती है 0.3 mm, जैसा कि मैं ये दिखा रहा हूँ आपको, mm है ना। अब 0.3 mm, ठीक है। कॉमनली यूज्ड साइज इज 7 फ्रेंच। 7 फ्रेंच हम यूज़ करते हैं कॉमनली। स्लाइड जो कि मैंने आपको दिखाई थी, आप सबसे पहले वाली स्लाइड, उसके अंदर था 7 फ्रेंच हैज़ अ डायमीटर ऑफ अप्रॉक्सीमेटली 2.33 mm। 0.33 mm को हम 7 से इंटू कर लेंगे तो यही आ जाएगा 2.33 mm। ठीक है, वो भी अप्रॉक्सीमेट होता है, ऐसे कोई फिक्स नहीं होता कि यही आएगा, है ना। आगे चलते हैं हम। टेक्निक्स ऑफ CVP मेजरमेंट। टेक्निक्स क्या होती है? इसमें दो टेक्निक दिख रही होंगी आपको, मैं आपको सीधे सीधे बताता हूँ दो टेक्निक क्या होती हैं। जो हमारे जो इन्वेजिव मेथड है एक, तो एक नॉन इन्वेजिव मेथड है। ठीक है, यूजेज ए, अब इन्वेजिव पहले देखते हैं कि यूजेज ए सेंट्रल वीनस कैथेटर। कैथेटर इज कनेक्टेड टू ए प्रेशर ट्रांसड्यूसर और मॉनिटर। इट इज़ मोस्ट एक्यूरेट CVP मेजरमेंट। ठीक है, अब इसके अंदर क्या होगा? कैथेटर हम डालेंगे बॉडी के अंदर, वेन के अंदर कैथेटर डालेंगे और उसके थ्रू हम मेज़र कर रहे हैं CVP को। नॉन इन्वेजिव क्या होता है? उसमें हमने किसी बॉडी में कुछ डाला ही नहीं है, कुछ भी नहीं डाला। हम क्या कर रहे हैं? जुगुलार वेन जो होती है हमारी, जो नेक के अंदर जुगुलार वेन होती है, उसका प्रेशर हम एक स्केल के थ्रू मापते हैं। एक स्केल होता है एंगल ऑफ लुइस, उसको हम प्लेस करते हैं नेक के ऊपर और 45 डिग्री पे पेशेंट को रखते हैं। और लेस मतलब ये इसके मतलब एक तरह से अपन 2 सेंटीमीटर्स में इसमें नापते हैं कि इतना सेंटीमीटर ऊपर हो रही है वेन, तो उससे पता चल जाता है ना। अब लेस एक्यूरेट होता है ये, तो आपको पता ही है, क्योंकि आप एक तो ले रहे हो कि मैं बोल रहा हूँ, एक तो आप रीडिंग अंदर जाके थ्रू द मॉनिटर एक ले रहे हो आप कैथेटर से, है ना। एक आप बाहर से अप्रॉक्स लगा रहे हो, तो वो तो एक्यूरेट नहीं हो सकता। एक्यूरेट कौन सा होगा? इन्वेजिव वाला। पेशेंट पोजीशन क्या रहेगी लेते लेते वक्त, और मतलब आपको मैंने दिखाया कि पेशेंट की जो अपन मेज़र कर रहे होते हैं तब तो सुपाइन होती है, ठीक है। लेकिन जब हम कैथेटर इंसर्ट करेंगे और निकालेंगे तब पोजीशन क्या रहेगी? ट्रेंडलेनबर्ग पोजीशन रहेगी, ठीक है। अब ट्रेंडलेनबर्ग क्या होती है? ये हमारा बेड हो गया, ये हेड हो गया और ये बॉडी हो गई। बेल्ट लगे हुए रहते हैं, ऐसी कोई बात नहीं है, बेल्ट लगे हुए रहते हैं ताकि पेशेंट गिरे नहीं। अब इससे क्या होगा कि हम इसको ऐसा क्यों कर रहे हैं? क्योंकि ब्लड जो है वो इधर की साइड आना शुरू होगा ग्रेविटी के थ्रू, ठीक है। ग्रेविटी वर्क करेगी ऐसे ऐसे ऐसे, ग्रेविटी वर्क करेगी तो क्या होगा कि जो हमारे, अब मैं इसको थोड़ा लार्ज करके दिखाता हूँ, हमारे जो नेक है उसकी जो वेन्स हैं वो फूलना स्टार्ट हो जाएगी। फूलेंगी क्यों? क्योंकि वहाँ पे प्रेशर बढ़ रहा है। प्रेशर कैसे बढ़ेगा? क्योंकि हमने सारा ब्लड उसकी साइड भेज दिया, तो वो डायलेट होने लग जाएंगे, तो इसलिए हम यूज़ करते हैं ये सब। और दूसरी चीज़ ये भी होती है कि प्रोमिनेंट हो जाती है ना वेन्स, तो ईजी होता है डालना, ठीक है। यही चीज़ मैंने यहाँ पे लिख रखी है, देखो, हेड लोअर देन द फीट यूजिंग ड्यूरिंग द इंसर्शन ऑफ लाइट और लाइन और रिमूवल ऑफ लाइन। पोजिशन डायलेट सेंट्रल वेन्स, मैंने बोला था कि डायलेट हो जाती हैं, वही सेम चीज़ है ना। फैसिलिटेट इजी कैथेटराइजेशन, वही चीज़ है, फैसिलिटेट करते हैं इजी कैथेटराइज। इजी क्यों होगा? क्योंकि प्रोमिनेंट आ गई, बाहर आ गई वेन्स, तो हमें साफ दिख रही हैं। रिड्यूस द रिस्क ऑफ एयर इम्बोलिज्म, जब ब्लड से भरी हुई पूरी वो है, और क्या नाम है, मिस प्रैक्टिस भी नहीं होगी, क्योंकि प्रोमिनेंट वेन्स है ना, डायरेक्ट हम घुसा देंगे तो एम्बोलिज्म का चांस भी कम हो जाता है। हम देखते हैं लेंथ ऑफ सेंट्रल लाइन कैथेटर 15 to 30 सेंटीमीटर होता है। कैथेटर की बात कर रहा हूँ मैं यहाँ पे, सेंट्रल लाइन की फ्रेंच रेंच वाली की बात नहीं कर रहा मैं। जैसे ये सेंट्रल लाइन है, ये लाइन अंदर जा रही है बॉडी के अंदर, उसकी लाइन कितनी होती है? 15 to 30 सेंटीमीटर, ठीक है।
इक्विलेंट टू 60 to 12 इंचेस। अब जैसे हम जानते हैं 6 इंचेस के अंदर हमारे पास होती है 15 सेंटीमीटर स्केल है ना, अप्रोक्सीमेट 0.5 to 1 फुट इन लेंथ। आगे चलते हैं, सेंट्रल वेन्स यूज फॉर इंसर्शन। सेंट्रल वेन, अब आगे हमारा मेन टॉपिक कि भाई सेंट्रल वेन्स कौन सी यूज की जाती है। इंटरजुगुलर वेन इज द मोस्ट प्रीफर्ड साइट। मैंने अब तक आपको बताया जब भी मैंने जुगुलर वेन का यूज़ किया है। अब मैं यहाँ पे जैसे मैं आपको दिखा दूँ, ये होती है हमारी जुगुलर वेन जो हमारे नेक के अंदर प्रेजेंट होती है। सबसे ज़्यादा तो हम यहाँ पे यूज़ करते हैं, मोस्ट कॉमन, ठीक है। अब आगे बात करते हैं, राइट इंटरजुगुलर वेन इज प्रीफर्ड, वही हो गया राइट, ठीक है, सॉरी, प्रोवाइड इजी एक्सेस एंड फ्यूअर कॉम्प्लिकेशंस। सबक्लेवियन वेन इज कंफर्टेबल फॉर पेशेंट। सबक्लेवियन वेन इज कंफर्टेबल। सबक्लेवियन वेन कहाँ से होती है, हमारे जो हार्ट से जो वेसल्स निकलती है, तो यहाँ पे होती है सबक्लेवियन वेन। जो हमारे हार्ट से अगर आपने आर्क ऑफ आउटा पढ़ा है तो उसके अंदर आपने देखा होगा कि ऐसे 3 ऊपर जाते हैं जो हमारे बॉडी के, मतलब ये तो राइट साइड के लिए होता है, ये लेफ्ट साइड के लिए होता है, ये लेफ्ट, और ये राइट साइड के लिए होता है, ये अपर बॉडी के लिए जो हमारे ब्रेन इन सब के लिए होता है। तो इसमें से ब्रांचें निकलती हैं, वो सबक्लेवियन वेन्स के थ्रू होते हुए हमारे हैंड को प्रोवाइड करती है। अब देखते हैं, ये सबक्लेवियन वेन हम इसमें डाल दिया, ठीक है ना। पर मोस्ट प्रिफर्ड साइड आपसे पूछी जाए तो जुगुलर वेन ही बतानी है, वो भी इंटरनल वेन, इंटरनल जुगुलर वेन है ना। सबक्लेवियन अप्रोच हैज़ हायर रिस्क ऑफ न्यूमोथोरेक्स। कैसे होगा न्यूमोथोरेक्स, यहाँ पे हमारे पास लंग्स भी प्रेजेंट है भैया, यहाँ पे हमारे पास लंग्स भी प्रेजेंट है। अगर हमने यहाँ पे डालने के चक्कर में मान लिया हमने वेन प्रिक कर दी और अगर लंग्स में घुसा दी उसको गलती से, तो न्यूमोथोरेक्स हो जाएगा। न्यूमोथोरेक्स क्या होगा कि हमने लंग्स को पंचर कर दिया। फीमोरल वेन इज़ यूज्ड मेनली इन इमरजेंसी सिचुएशन। पर फीमोरल वेन को हम इमरजेंसी सिचुएशन में यूज़ करते हैं कि हाँ भाई बहुत इमरजेंसी है। अब फीमोरल वेन को यूज़ नहीं करने का कारण क्यों होता है, क्यों? फीमोरल वेन साइट मतलब जो होती है उसके हायर रिस्क ऑफ इन्फेक्शन चांस रहते हैं। कैसे? क्योंकि यहाँ पे ग्रोइंग एरिया है, जो हमारे जेनाइटल्स ऑर्गन प्रेजेंट हैं, तो वहाँ पे गंदगी होने के पूरे चांस होते हैं, आपको पता है, क्योंकि वो पार्ट ही ऐसे हैं जहाँ पे सीक्रेशंस निकलते हैं। तो वो राइट फीमोरल वेन यूज़ नहीं की जाती है, मतलब फीमोरल वेन यूज़ नहीं करती जनरली। एक बात करें तो हम आगे ही स्लाइड देखते हैं हम। पेरिफेरल वेन्स यूज्ड फॉर सेंट्रल एक्सेस। पेरिफेरल, अब सेंट्रल ने तो हमने देख ली, राइट जुगुलर वेन सबसे वो, इंटरनल जुगुलर वेन सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक होती है। अब सिफेलिक वेन कैन बी यूज्ड फॉर सेंट्रल एक्सेस। सिफेलिक वेन हमारे हाथ में होती है, हैंड में होती है, ये हमारी कोहनी हो गई, तो सिफेलिक वेन यहाँ होती है, ठीक है। बेसिलिक वेन कॉमनली यूज्ड इन PICC लाइन। बेसिलिक वेन यहाँ होती है हमारी, और डिस्टल फीमोरल वेन में बी यूज्ड इन स्पेशल सिचुएशन। ओके, ये तो हो गई हमारी पेरिफेरल इंसर्टेड लाइंस की बात हो गई, ठीक है। अब आगे हम चलते हैं, टिप पोजीशन ऑफ कैथेटर लाइन। टिप, जो हमारे जो कैथेटर लाइन की जो टिप है वो कहाँ होनी चाहिए? कैथेटर शुड लाई इन सुपीरियर वेना केवा। सुपीरियर वेना केवा में आपको बताया ही था। टिप शुड क्लोज टू राइट एट्रियम। राइट एट्रियम में नहीं घुसानी है, क्लोज होनी चाहिए राइट एट्रियम के, जैसे यहाँ मान लीजिए क्लोज है राइट एट्रियम। करेक्ट पोजीशन इंश्योर एक्यूरेट CVP मेजर। अगर सही रखेंगे हम टिप को तो CVP मेजरमेंट पे अच्छा आएगा। इनकरेक्ट टिप कैन कॉज कॉम्प्लिकेशन, ठीक है ना। एक्सरे गोल्ड स्टैंडर्ड कंफर्मेशन। अब हम कंफर्म कैसे करेंगे कि सही जगह गई है टिप जो हमारी सेंट्रल कैथेटर की टिप है वो क्या सही जगह गई है, तो हम कैसे कंफर्म करेंगे? एक्सरे निकाल लेंगे, एक्सरे दिख जाएगी भी हाँ भाई यहाँ पे है, खत्म कहानी। अब हम देखेंगे पोर्ट्स और ल्यूमन्स कितने होते हैं सेंट्रल लाइन के अंदर, कि हमारे पास, मैंने आपको पहले ही बताया था कि इसमें बहुत सारे पोर्ट्स होते हैं। तो बहुत सारे से मतलब ये नहीं है कि हाँ भाई 10-12 होंगे, बहुत सारे, मतलब एक हमारे सिंगल कैनल में एक ही पोर्ट होता है ना, एक ही पोर्ट होता है। इसमें हमारे पास 3 पोर्ट है, 1, 2 और 3, ठीक है। अब इनके पोर्ट्स के फंक्शंस भी अलग अलग होंगे, जाहिर सी बात है। तो हम पहले देखते हैं कि मोस्ट सेंट्रल वीनस कैथेटर हैव 3 ल्यूमन्स। 3 ल्यूमन्स होते हैं, लगभग सबके 3 ल्यूमन्स होते हैं, मोस्टली सबके, है ना। ईच ल्यूमन हैज़ ए डिफरेंट पॉइंट अलॉन्ग द कैथेटर। हर ल्यूमन अलग अलग जगह जाके प्लेस होता है। हर ल्यूमन का जो टिप है वो अलग अलग जाके प्लेस होता है। ऐसा नहीं है कि हाँ भाई सारे राइट एट्रियम के पास रहेंगे, नहीं, सारे राइट एट्रियम के पास नहीं रहेंगे। अब जैसे देखते हैं, इसके अंदर मैंने आपको बताया था कि
3 ल्यूमन होते हैं। उसमें मैंने 3 कलर भी दिखाए होंगे आपको, एक सेकंड में दिखाता हूँ। ये 3 कलर, एक तो ये हमारे पास ब्राउन है, ठीक है, वाइट है और ब्लू है। अब देखते हैं इनका फंक्शन क्या है। अब मैं इसकी सबसे पहले मैं बात करता हूँ कि ब्लू, जो हमारा जो ब्लू है उसका क्या फंक्शन होता है। मैं आपको लिख भी देता हूँ, एक सेकंड। जो कलर होता है वो ब्लू, उसका क्या फंक्शन है ना, डिजिटल ल्यूमन होता है। डिजिटल का मतलब क्या होता है? डिजिटल का मतलब ही होता है कि कोई भी किसी भी स्ट्रक्चर के पास में होना। डिजिटल का मतलब होता है किसी भी स्ट्रक्चर के पास में होना। तो अब मैं यहाँ बात कर रहा हूँ, इट ओपन क्लोजेस्ट टू हार्ट। इसका अपोजिट क्या होता है डिजिटल का? प्रॉक्सिमल। प्रॉक्सिमल मतलब फारदेस्ट, दूर, कितना दूर प्रेजेंट है, ठीक है। अब क्लोजेस्ट टू हार्ट मतलब सबसे पास में, तो यही प्रेजेंट होता है हार्ट के, ठीक है। यूज फॉर सेंट्रल वीनस प्रेशर मेजरमेंट। अब भाई जब राइट एट्रियम के पास ही चल गया, मतलब हार्ट के पास ही चल गया, तो इसका और फंक्शन क्या हो सकता है? ये तो सीवीपी मेजर भी करेगा, सीधी सी बात है। तो ब्लू वाला हमारा सीवीपी मेजर करने के काम में आता है। यूज फॉर वीनस ब्लड सैंपलिंग, वीनस ब्लड सैंपलिंग के भी काम में लेते हैं इसको हम। अब चलते हैं हम आगे। मिडल ल्यूमन होता है जो हमारा, मिडल ल्यूमन जो कि कौन सा कलर का होता है? ब्राउन। ब्राउन की बात कर रहा हूँ मैं यहाँ पे, ब्राउन है ना। इसको हम यूज़ करते हैं। अब जैसे ब्लू का मैंने बताया आपको, ब्लू होता है सीवीपी के लिए, ठीक है, सीवीपी के लिए। मिडल ल्यूमन मैंने आपको बताया था, इसके बहुत सारे काम होते हैं, है ना। मतलब कि ये सेंट्रल लाइन सिर्फ सीवीपी मेजरमेंट करने के लिए नहीं होती, पेरेंटल न्यूट्रिशन देने के काम में भी आती है। पेरेंटल न्यूट्रिशन देंगे हम, ब्लड ट्रांसफ्यूजन भी कर सकते हैं, इंट्रावीनस फ्लूइड्स भी दे सकते हैं, और रूटीन एंटीबायोटिक्स। एंटीबायोटिक्स कहाँ यूज़ करते हैं हम? कीमोथेरेपी के अंदर, ठीक है। कीमोथेरेपी के अंदर हमारे पास एंटीबायोटिक्स ही चलती हैं, तो वो इसके थ्रू ही जाती हैं, ठीक है। आगे चलते हैं हम। मिडल ल्यूमन हो गया हमारा। अब प्रॉक्सिमल ल्यूमन, मैंने डिस्टल सबसे पहले बताया आपको, डिस्टल। तो डिस्टल तो था हमारा ब्लू कलर का, ठीक है। अब ये है हमारा वाइट, वाइट होता है। प्रॉक्सिमल का मैंने मतलब बताया था आपको कि फारदेस्ट फ्रॉम हार्ट, मतलब किसी भी स्ट्रक्चर से दूर, फारदेस्ट, ओपन होना है ना। यूज फॉर हाइपरटोनिक सॉल्यूशन, हाइपरटोनिक सॉल्यूशंस देने के लिए काम में आता है। आइनोट्रोप्स मैंने आपको ड्रग्स बताई थी, जो कार्डियो ड्रग्स होती हैं, या फिर वैसो एक्टिव ड्रग्स जो ब्लड के अंदर जाके एक्टिव होती हैं, वो ड्रग्स होती है। तो तीनों ल्यूमन मैंने आपको बता दिए हैं, है ना। अब टाइप्स ऑफ सेंट्रल वीनस कैथेटर, 2 टाइप के होते हैं, नॉन टनल्ड और टनल्ड। अब आपको दिमाग में आएगा नॉन टनल्ड और टनल्ड क्या होता है। तो इसके अंदर एग्जाम के अंदर क्या बोलते हैं, इसके डायग्राम के अंदर मैं आपको दिखा रहा हूँ कि एक तो मैं डाल रहा हूँ, देखो ये कैथेटर यहाँ से मैंने इंसर्ट किया, एक मेरा ये यहाँ से इंसर्ट किया हुआ है, ठीक है। अब इसका मतलब क्या हुआ? टनल्ड और नॉन टनल्ड का मतलब क्या होता है कि टनल का मतलब क्या होता है कि जो हम कैथेटर पास कर रहे हैं वो डायरेक्ट वेन में नहीं जा रहे, दोनों साइड लिख देता हूँ मैं, है ना, वेन में डायरेक्ट नहीं कर रहे। तो इसमें टनल वाले में तो हम वेन में नहीं कर रहे, नहीं, इसमें कर रहे हैं। नॉन टनल में हम वेन में कर रहे हैं। अब इसके अंदर क्या कर रहे हैं, पहले हम स्किन के अंदर डाल रहे हैं। तो हम क्या कर रहे हैं कि इसको फिक्स करने के लिए, इसका पर्पस क्या होता है कि टनल और नॉन टनल का मतलब क्या होता है कि मैंने नॉन टनल, तो आपको पता ही है कि मैंने डायरेक्ट वेन के अंदर डाल दिया। तो ये तो शॉर्ट टर्म यूज़ के लिए होता है, शॉर्ट टर्म यूज़ के लिए होता है ना। लॉन्ग टर्म के लिए टनल यूज़ करते हैं हम। टनल क्यों यूज़ करेंगे? क्योंकि टनल क्या होगा, पहले स्किन के थ्रू होके जाएगा। जैसे ये आपकी स्किन है और ये वैसा ये वेन है, तो स्किन के थ्रू होके मैं डाल रहा हूँ टनल के थेटर को, है ना। तो ये क्या करेगा कि ये स्किन इसको फिक्स करके रखेगी, तो ये लॉन्ग टर्म यूज़ होगा, ठीक है ना। और इन्फेक्शन के रिस्क इसमें कम होंगे। नॉन टनल में तो हम देखेंगे कि इन्फेक्शन होने के चांस है, इन्फेक्शन चांस है। क्यों? क्योंकि इसके पास में वेसल्स से सीधे हम इसमें डाल रहे हैं, है ना। तो वेसल सीधे डाल रहे हैं, तो यहाँ पे ब्लड का एक्सेस है, मतलब ये एक्सेस पॉइंट है, तो यहाँ पे कोई इन्फेक्शन होगा डायरेक्ट चल जाएगा। अगर मैं यहाँ बात करूँ टनल की, तो यहाँ पे स्किन है, इसके अंदर आप स्किन के अंदर आपके पास क्या ही इन्फेक्शन जाएगा, आप दिमाग लगाओ। स्किन के अंदर थोड़ा ना कोई मतलब बैक्टीरिया घुस जाएगा, डायरेक्ट ब्लड के अंदर जाएगा तो बात अलग होती है। तो स्किन के अंदर नहीं जाके हम ये टनल यूज़, स्किन के थ्रू हम टनल के अंदर जाते हैं ना। अब टनल सेंटर विनस कैथेटर मैंने आपको बता दिया, यूज़ फॉर लॉन्ग टर्म थेरेपी होता है, लास्टिंग फॉर 1 मंथ के लिए यूज़ कर सकते हैं। कैथेटर इज पास्ड इन सबक्यूटेनियस टनल, सबक्यूटेनियस टिश्यूज़ के अंदर पहले हम इंसर्ट करते हैं, फिर बाद में वेन्स के अंदर डालते हैं, ठीक है ना।
टनल रिड्यूसेस द रिस्क ऑफ इन्फेक्शन, रिड्यूस करने का काम में आता है, स्किन के अंदर इन्फेक्शन जाएगा नहीं। कॉमन एग्जांपल होते हैं इन कैथेटर्स के जो टनल होते हैं, हिकमैन कैथेटर होता है, ब्रोविक कैथेटर होता है, ग्रोसहोंग होता है, लिनोनेट कैथेटर। इनका कोई मतलब नहीं, अगर आप याद करो तो कर लो, बस एक बार आपको पता होना चाहिए कि हाँ भाई ये होता है, ये होता है। नॉन टनल कैथेटर की हम बात करें, यूज फॉर शॉर्ट टर्म थेरेपी, शॉर्ट टर्म थेरेपी के लिए यूज़ करते हैं। ड्यूरेशन ऑफ यूज़ यूजुअली 1 to 2 वीक्स होता है, 1 to 2 वीक्स। और जबकि हम नॉन टनल वाला हम यूज़ कर रहे हैं कब तक, मोर देन 1 मंथ, मोर देन 1 मंथ के लिए हम यूज़ कर रहे हैं। कॉमनली यूज्ड इन आईसीयू सेटिंग, आईसीयू सेटिंग में आपको पता है 1 to 2 वीक्स का स्टे होता है, मतलब किसी पेशेंट का लंबे समय तक आईसीयू में नहीं रखते, तो आईसीयू में इमरजेंसी कंडीशन में हम 1 to 2 वीक्स वाले मतलब नॉन टनल की यूज़ करते हैं।